हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है। एनसीईआरटी सीरीज जो हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जिसमें कवर कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर 3 है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड। इसमें स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट पार्ट था इसका, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में हमने रीड किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। अगर हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू लेने की कोशिश करें कि अभी तक हमने चैप्टर में क्या रीड किया है। हमने स्टूडेंट्स रीड किया था मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉन्टिनेंट्स में बहुत कम है। ये सब हमको देखने को मिला था। इसके अलावा हमने देखा कि जितने भी जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो वहाँ पे रॉक है, डेंसिटी है, सरफेस है, उन सब के ऊपर में कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स का हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा कि मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक बताया गया। मेटेलिक में भी 2 तरीके के बताए गए कि फेरस होगा या नॉन फेरस होगा। फेरस का मीन्स है कि जो आयरन की जो प्रेजेंस है, नॉन फेरस जो नॉन आयरन जो जिनके अंदर आयरन की प्रेजेंस नहीं होती। इसके अलावा इन मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो डिफरेंट टाइप से किया जाता है। उन सब के बारे में हमने देखा कि माइनिंग है, ड्रिलिंग है, क्योरिंग है। माइनिंग, ड्रिलिंग, क्योरिंग। माइनिंग के अंदर हमने देखा ओपन कास्ट माइनिंग है या सॉफ्ट माइनिंग है। तो इस तरीके के जो हमने मिनरल्स के बारे में देखा। हमने यहाँ पे जो माइनिंग की एक्टिविटी देखी कि माइनिंग की एक्टिविटी डिफरेंट टाइप की जो माइनिंग की एक्टिविटी होती हैं उन सब के बारे में देखा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में रीड किया था कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी रॉक हैं जहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर हमने इग्नियस रॉक के बारे में देखा, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में देखा, और इसी के साथ हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में देखा। उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर में हमने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो और कोल है उनका प्रेजेंस मिलता है। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक हैं जो प्लेन्स के एरिया हैं वहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कॉन्टिनेंट एरिया में एशिया के बारे में देखा कि एशिया में चाइना और इंडिया के अंदर जिस तरीके से जो मिनरल्स मिलते हैं जिनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं जिसमें है चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उन सब के बारे में देखा। हमने देखा यूरोप के बारे में, ईस्टर्न यूरोप जो रीजन है जो रशिया के टच करता वाला, या जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमने मैप के थ्रू इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। हमने यहाँ पे देखा था कि जो अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका के अंदर में यहाँ ग्रेट लेक्स के बारे में देखा। इसी तरीके से हमने सदर्न अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका का, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में जो कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका के पास जो जिम्बाब्वे है और साउथ अफ्रीका है, इसी तरीके से हमने वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने समझने की कोशिश की थी। नॉर्दर्न अमेरिका में हमने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ जो मिनरल हैं वो पाए जाते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि वो जो लिथियम ट्रायंगल है उसके बारे में भी देखा था। हमने साउथ जो अमेरिका है, सॉरी स्टूडेंट्स, हमने वो साउथ अमेरिका के अंदर देखा था कि जो लिथियम ट्रायंगल है, जो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर हम ग्रेट लेक्स का जो एरिया है वहाँ पे देखा था। कनाडा का और जो ग्रेट लेक्स का एरिया है वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। जो लैटिन अमेरिका है वहाँ में हमने जो जो लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ये लिथियम ट्रायंगल इनके यहाँ बनता है। इसके अलावा वेनेजुएला एंड ब्राज़ील का जो रोल है उसके बारे में देखा। अफ्रीका के बारे में हमने देखा। ऑस्ट्रेलिया का जो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। अंटार्कटिका के अंदर भी जो काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं बट वहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की कि जो मिनरल्स हैं उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। कंजर्वेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये लिमिटेड हैं। लिमिटेड होने के साथ साथ इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी हमने यहाँ पे देखा था। इसी की वजह से इनका अल्टरनेटिव्स हमेशा जो खोजने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ये लिमिटेड के किस तरीके से हैं क्योंकि इनके फॉर्मेशन में काफ़ी 1000 ईयर्स लगते हैं। तो 1000 ईयर के समय का हम वेट नहीं किया जा सकता प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो इसलिए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी को यहाँ कंटिन्यू सर्च किया जाता है। हमने कन्वेंशनल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके बारे में देखा, जिसके अंदर हमने फायरवुड के बारे में देखा कि अभी भी रिसेंटली जो
विलेज लाइफ है। विलेज लाइफ के अंदर हमने देखा कि जो फायरवुड की एक्टिविटीज़ हैं, जो एनर्जी गेन है, फूड का पकाना है, कुछ भी ऐसे जो काम हैं जो मैक्सिमम फायरवुड के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि कोल के बारे में देखा। कोल जो फ्यूल का सबसे बड़ा सोर्स है प्रेजेंट समय में, इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, स्टीम इंजन को चलाने की बात करें, ऐसे बहुत सारी जी एक्टिविटीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करें जहाँ पे फ्यूल का यूज किया जाता है। इसके अंदर हमने कंट्रीज़ के प्रोडक्शन के बारे में देखा था। इसमें हमने देखा कि चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, रसिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इंडिया के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से रानीगंज है, झारिया है, इसके अलावा धनबाद है, बोकारो है, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे अभी भी मिलता है स्टूडेंट्स को जो कोल है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि पेट्रोलियम कोस्टल एरियाज़ में या जो ऑफशोर रीजन होते हैं जहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग के थ्रू पेट्रोल निकाला जाता है, उन सब के बारे में देखा हमने। इसी के साथ नेचुरल गैस के बारे में देखा, जो सबसे जो पॉल्यूशन को यहाँ पे पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए उसको कम्प्लीटली यहाँ उसका एमिशन लेवल है उनको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए सबसे जो क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके रूप में नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस कम्प्लीटली क्लीन है, तो उसी के लिए नेचुरल गैस के बारे में देखा हमने। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इंडिया में जो नेचुरल गैस के जो प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ हैं, मेजर सोर्स ऑफ रिजर्व कहाँ कहाँ हैं, उनके बारे में देखा कि जो बॉम्बे का रीजन है, इसके अलावा जो केजी बेसिन है, कैम्बे है, त्रिपुरा एंड द जो आसाम का रीजन है, आसाम स्टेट है, वहाँ के जो रीजन्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस को वहाँ पे रिजर्व हैं। तो उनको बेसिकली इंडिया को हार्नेस करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू मैक्सिमम जो गेन है वो किया जा सके इन रिजर्व्स के थ्रू, और एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके इंडिया के अंदर में। इसी के साथ स्टूडेंट्स हाइडल पावर की बात करें तो हाइडल पावर के बारे में हमने देखा कि इंडिया में किस तरीके से जो पानी है उसको स्टोर करके उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो थर्मल पावर प्लांट्स है वो यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, जिसके अंदर हमने भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं, उन सब के बारे में देखा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, उन सब के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो इंक्रीज है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो कंटिन्यू इंक्रीज होने की वजह से, और इनकी जो संख्या है, जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिमिटेड होने की वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से, या कंटिन्यू यहाँ पे एक जो रिवर्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, कि इनके जो इन फ्यूल्स का जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन्हीं को देखते हुए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को देखते हुए, यहाँ एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हैं जिनको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, जिसके अंदर बेसिकली सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये रिन्यूएबल भी हैं, इनको रिन्यू भी किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन, जो एमिशन होता है, एमिशन की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो पोल्यूशन को भी यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए, उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो विंड एनर्जी के बारे में बताया गया है, ये आपके जो बुक है उसी के चैप्टर के अंदर दिया गया है। 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसके चैप्टर 3 में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको रीड कीजिए, काफ़ी अच्छा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताए गए हैं। विंड एनर्जी का जैसे बताया गया है कि नॉन पोल्यूटिंग है, कि पोल्यूशन तो नहीं है। इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में मैक्सिमम में आपको देखने को मिलेगा जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी कम है, और मैक्सिमम तो नॉन पोल्यूटिंग ही है। अगर किसी में भी है कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है नॉन कन्वेंशनल कि जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें कि उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो होता है, तो पोल्यूशन काफ़ी लो लेवल पे होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे विंड एनर्जी में सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि पोल्यूशन नहीं है, लो कॉस्ट है इसका प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू वंस एक बार सेटअप हो जाए तो। इसके अलावा सेफ एंड यहाँ पे क्लीन भी है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे हम बात करें कि विंड एनर्जी के वो बड़े बड़े प्लेट्स जो उनकी लगती हैं, बड़े बड़े जो पंखे लगते हैं विंड एनर्जी के, जो फ़ैन लगते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। आप देखिए कि सपोज कीजिए कि ये फ़ैन लगा है, तो इसके डिसएडवांटेज हैं, ये हैं कि अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो वहाँ के जो बर्ड्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा यहाँ पे डिस्टर्ब करता है कि यहाँ पे जो टीवी के जो सिग्नल्स हैं उनको यहाँ डिस्टर्ब होता है, बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। नॉइज़ का पोल्यूशन भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे विंड जो एनर्जी के प्लांट्स हैं उनके लिए।
दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ सोलार के बारे में बताया गया है। तो सोलार के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव हैं सोलार के। आपको सोलार की जो प्लेट्स लगानी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट समय में तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडाइज भी किया जाता है, बट आपको अगर कम्प्लीटली जो घर है घर का कम्प्लीटली अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको सोलार के लिए काफ़ी ज़्यादा जो मनी है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोलार की तो एक्सपेंसिव है। इसके अलावा डिफ्यूज़ सोर्स सो गेट द वेस्टेज एंड इनएग्जिस्टिबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये एडवांटेज हैं। टाइडल की बात करें नॉन पोल्यूटिंग है, बट वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वाइल्ड लाइफ नहीं होगा। टाइडल सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम उसको ख़त्म करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, जो टाइडल एनर्जी को हार्नेस करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट होता है। पॉजिटिव ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप जनरेट कर सकते हो और काफ़ी क्लीन है। बायोगैस की बात करें तो उसके अंदर ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होता है। आपको जो बायोगैस की वजह से ग्रीन हाउस गैस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं उसके अंदर में बेसिकली, और लो कॉस्ट है। इसके अलावा इजी टू ऑपरेट भी है और बायो वेस्ट का यूज़ करते हुए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन के रिलेटेड है। जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली ये प्लेस पे डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे इसको जनरेट किया जा रहा है। जैसे लद्दाख के अंदर एक रीजन है जियोथर्मल से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा सोहना एक जगह है हरियाणा के अंदर में, वो भी जियोथर्मल से रिलेटेड है। तो जियोथर्मल प्लांट्स अभी रिसेंटली कहीं कहीं डेवलप किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। स्टूडेंट्स विंड एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड जो मिल्स हैं वो हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोमोरियल, काफ़ी साल पहले। अब आज भी आप जो पुराने जो गांव होते हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे, जहाँ पे जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, पुराने जो गांव होते हैं उनके अंदर जो, यहाँ पे जिन गाँवों के अंदर में बेसिकली बात करें कि जो कुएँ होते हैं, कुएँ अगर आप जानते हो वो वॉल जो होते हैं, उन वॉल्स के ऊपर में ये विंड के जो फ़ैन हैं वो लगाए जाते थे। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक जो वाटर है उसको लिफ्ट किया जाता था कुएँ के अंदर से। ये आपको पुरानी कुछ विलेज होंगे जहाँ पे दिख जाएगा। प्रेजेंट समय में वैसे मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस तरीके का जो अगर हम बात करें विंड एनर्जी से रिलेटेड जो वाटर लिफ्टिंग प्लांट्स थे वो मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने तो एक बार देखे हैं, मेरे ही विलेज के अंदर मैंने देखा है कि जो वाटर का लिफ्टिंग प्लांट्स के बारे में जो जो वॉल होता है, वॉल की अगर हम बात करें, ये वॉल है तो वॉल का जो ऊपर अबाउ जो सरफेस का एरिया होता है जैसे ज़मीन है तो यहाँ पे ये लगे होते हैं। यहाँ ये विंड जब चलेगी तो उसके साथ में ये रोटेट करते हैं, रोटेट करने के साथ में यहाँ जो पानी है उसको लिफ्ट किया जाता है। ये पुराने समय की एक टेक्नोलॉजी थी जब विंड एनर्जी को यूज किया जाता था। तो स्टूडेंट्स इसके थ्रू यहाँ पे विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम करता है, जनरेट करता है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर सच विंड्स मिल लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो राजस्थान एंड गुजरात का रीजन है वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो पुराने विलेज हैं वहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से जो बर्ड्स की जो संख्या है, जो अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो बर्ड्स की संख्या है उसके अंदर भी काफ़ी कमी आ रही है इनकी वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स की डेथ हो जाती है इनकी वजह से। इसके अलावा हाई वोल्टेज जो लाइंस होती हैं उनकी वजह से भी होती है, जिससे रिलेटेड एक राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का जो बर्ड है उसका अगर हम बात करें, जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। हाई वोल्टेज जो लाइंस हैं वो जाती हैं, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि इन लाइंस के ऊपर में है ना डिफ्लेक्टर लगाया जाए। व्हाट इज डिफ्लेक्टर, कि जब कोई भी जो बर्ड है वो ट्रैवल कर रहा है, वो जो फ्लाई कर रहा है, तो जब ये हाई वोल्टेज लाइन आए तो उससे पहले वो रिफ्लेक्ट करने लगे और वो वहाँ से अपना रास्ता चेंज कर ले, तो रिफ्लेक्टर लगाने की बात की गई थी। तो इस तरीके से जो विंड की बात करें, विंड एनर्जी उसको यूज किया जाता है राजस्थान गुजरात जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे। राजस्थान तो कोस्टल नहीं है बट राजस्थान के अंदर हवाएं काफ़ी चलती हैं और इतना जो वेजिटेशन है वो इतना है नहीं, तो इसकी वजह से हवा की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है।
स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करें कि इस एनर्जी का जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यूके, यूएसए, स्पेन, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से यूज किया जाता है। इंडिया में अभी अगर हम बात करें, विंड एनर्जी का इतना यूज़ नहीं किया जाता है। विंड एनर्जी से जो पावर जनरेशन है वो काफ़ी कम है। सेकेंड इज, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर पावर में स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू। फिजन एंड फ्यूजन की जो रिएक्शंस हैं वो की जाती हैं। द ग्रेटर जो अगर न्यूक्लियर पावर के थ्रू यूएसए एंड यूरोप हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ जो यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, राजस्थान और झारखंड के अंदर यूरेनियम, थोरियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मैक्सिमम जो इंडिया है वो डिपेंड करता है बाहर से, जो इनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत है, जो फ्यूल चाहिए, उसके लिए इंडिया कम्प्लीटली डिपेंड करता है बाहर के कंट्रीज़ से, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। और इन सब से जो यहाँ जो फ्यूल है उसको लेने की कोशिश की जाती है। जो यहाँ पे जो हमारे ट्रेड डील्स होती हैं उनके थ्रू कुछ कंसेशन गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जाती है। अगर हम बात करें कि यूरेनियम एंड थोरियम की अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, तो इंडिया के अंदर में बेसिकली राजस्थान है, झारखंड है, एंड मोनेजाइट सैंड की अगर बात करें तो केरला के अंदर मिलती है। स्टूडेंट्स इसके बारे में एक वेब सीरीज आई थी रिसेंट टाइम में, एक आपको समय मिले तो ज़रूर देखना, रॉकेट बॉयज़ नाम से एक वेब सीरीज है जिसमें मोनेजाइट सैंड के बारे में बताया गया है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा था तो उसमें त्रावणकोर के जो राजा थे वो इंडिया के अंदर ऐड नहीं होना चाहते थे। फिर किस तरीके से वो इंडिया के अंदर ऐड हुए, होमी जहांगीर भाभा जो हमारे एक साइंटिस्ट थे उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा, ऐसा कुछ उसके अंदर शो किया गया है बेसिकली। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री का जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ उन सब के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया है उस वेब सीरीज में। आपको जब भी समय लगे, जब भी आपको देखना हो तो ज़रूर देखना। रॉकेट बॉयज़ नाम है जिसके अंदर विक्रम भाई साराभाई हैं। हमारे जो अगर हम बात करें कि जो होमी जहांगीर बाबा हैं, जब कंट्री जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय में जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ, जो साइंटिफिक अगर हम बात करें कि जो हमारे कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्री को एडवांस स्टेज में ले जाने की कोशिश की, तो उनके बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया गया है उनकी यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर कलपक्कम नाम की जगह है, तमिलनाडु के अंदर में तारापुर है जो महाराष्ट्र के अंदर है, राणा प्रताप सागर है वो कोटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और कैगा है जो कर्नाटका में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बहुत सारे जो इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जो लोकेटेड हैं इंडिया के अंदर में। अगर आप बात कीजिए कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, और बेसिकली स्टूडेंट्स आप ऐसा करना, जो न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ जहाँ लोकेटेड हैं उनको आप जो मैप है, मैप के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्योंकि उसके थ्रू आपको याद भी होंगे, लोकेशन भी आपको याद होंगी। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो यहाँ रिलीज होती हैं, यहाँ लीकेज हो जाए, तो उससे रिलेटेड भी एक रसिया के अंदर एक बार हुआ था जब यूएसएसआर का समय था। जो चेरनोबिल नाम की एक जगह है उसके ऊपर भी एक बार एक सीरीज बनाई थी, जो नेटफ्लिक्स है उसने एक सीरीज बनाई थी, नेटफ्लिक्स ने बनाई थी, अमेजन ने बनाई थी, किसी एक ओटीटी ने बनाई थी। चेरनोबिल नाम से एक सीरीज़ है, तो आपको अगर समय लगे तो वो भी ज़रूर देखना। काफ़ी सही है। जो अभी रिसेंटली जो अगर हम बात करें कि जो रशिया के यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ हुई है, तो उनका भी रोल दिखाया गया है उसके अंदर में। वो उन्होंने उस समय में उनका ही वही पावर के अंदर में थे। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ जनरेट की जाती हैं जो एनर्जी है उसका। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करें। जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? वो हीट एनर्जी जो अर्थ से हमें ऑब्टेन होती है। जब स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जो ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग की भी एक लिमिटेशन है। जो माइनिंग की जाती है उसकी भी एक लिमिटेशन है कि उससे ज़्यादा माइनिंग नहीं की जा सकती।
तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप अगर अर्थ के डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो, जो ह्यूमिडिटी है, जो हीट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से जो ड्रिलिंग है, इनकी सबकी लिमिटेशन है। तो ये हमको शो करता है कि अर्थ जो इंटीरियर में है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी भी वो एनर्जी है जिसमें अर्थ का जो इंटीरियर का टेम्परेचर है वो यूज किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली लद्दाख के अंदर एक जगह है जहाँ पे जियोथर्मल प्लांट लगाया गया है। सोहना नाम से एक जगह है जो दिल्ली के पास ही है, हरियाणा के अंदर। सोहना इन तावड़ू नाम से उसको बोला जाता है। तो वहाँ भी जियोथर्मल प्लांट्स हैं। बेसिकली वहाँ पे जो अर्थ की जो वहाँ से वाटर निकलता है वो काफ़ी हीट होता है, काफ़ी गर्म होता है, वाटर वेपर के रूप में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो इंडिया के अंदर अब इतना फीजिबल है नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी और जगह हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, यूएसए है, वहाँ पे इन एनर्जीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनर्जी होती है, तो एनर्जी का अगर मैक्सिमम यूज किया जाता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी उस कंट्री के अंदर है। इंडिया में अभी टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस ना होने की वजह से इस तरीके की एनर्जी है इसका हार्नेस नहीं किया जा सकता, यूज़ नहीं किया जा रहा। इंडिया के अंदर अगर बात करें, कुछ प्लांट्स अभी इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसके अंदर मणिकरण नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली है लद्दाख के अंदर में। ये पूगा वैली की ही बात कर रहा था स्टूडेंट्स में, जो वहाँ पे जो प्लांट लगाया गया है पहला हमारा जियोथर्मल प्लांट। इसके अलावा सोना नाम की एक जगह है जो हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी तो नेम से ही शो हो रहा है कि टाइडल एनर्जी क्या होगा। टाइडल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो हमको टाइड्स के थ्रू उसमें हम जो एनर्जी गेन करने की कोशिश करें। तो इन सबको यहाँ कोस्टल एरियाज में लगाया जाता है। इंडिया के अंदर जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पे इसको टाइडल मिल्स हैं उनको प्लांट किया गया है, उनको लगाने की कोशिश की गई है। इनको समुद्र के अंदर भी लगाया जाता है, जिससे वहाँ की जो टाइड्स के थ्रू जो एनर्जी यहाँ गेन होगी उस एनर्जी को यहाँ यूज किया जा सके, जैसे किसी भी तरीके से एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जा सके। बेसिकली इंडिया के अंदर जो कच्छ की जो जगह है, गल्फ ऑफ कच्छ, वहाँ पे इसको लगाया गया है। इसके अलावा रशिया है, फ्रांस है, वहाँ पे इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। स्टूडेंट्स इसके अलावा बायोगैस नाम की है। बायोगैस बेसिकली वेस्ट से आपको एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग या किचन के जो वेस्ट होते हैं, इनको यहाँ गैसियस फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और जिन गैसियस फ्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है उनको बोला जाता है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जो डिकम्पोज बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है बायोगैस जो बायोगैस के अंदर में, और वो असेंशियल है मिक्सचर ऑफ मिथेन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से मिथेन का प्रोडक्शन होता है, और मिथेन का प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ से पॉल्यूशन होने के जो चांसेज हैं, जो एमिशन होने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं मिथेन की वजह से। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है for cooking and lightening and produce the huge amount of organic manure each year. Energy is everywhere, but you can see the harnessing this energy is both difficult as well as the costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated, and एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइट एनर्जी फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली बताया गया है कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसको बचाइए, उसका कंजप्शन जो है उसका कम से कम कंजप्शन कीजिए, उसको कंजर्व करने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए। ये इसमें एक जो मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बायोगैस तो बेसिकली जो वेस्ट है, वेस्ट को यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में अगर हम आके यहाँ का जो प्रोसीजर है उसके बारे में देखें, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये प्रोसेस फ्यूल फॉलो किया जाता है बायोगैस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफरेंट एनर्जी के जो टाइप हैं, उन सोलार एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, तो एनर्जी हर जगह है, एनर्जी का अच्छे से यूज़ करें। इसके अलावा हार्नेस करने के लिए यहाँ पे एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहती है किसी भी एनर्जी के अंदर में, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी भी कंट्री के लिए होना ज़रूरी है। प्रेजेंट अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें, स्टूडेंट 2015 एंड 16 में पेट्रोलियम का अल्टरनेटिव भी जो यहाँ पे यूएसए के द्वारा इन्वेंट किया गया था, और वहाँ पे जो मैक्सिममली अभी प्रेजेंट समय में पेट्रोल बेस्ड जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी कम हैं। उसके अलावा और डिफरेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे इन्वेंट कर लिए गए हैं। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। अल्टरनेट जो एनर्जी की फॉर्म है उसको अच्छे से हार्नेस करने की ज़रूरत है कंट्री के एडवांसमेंट के लिए।
तो स्टूडेंट्स रीड करना आप इस लेक्चर को, आप इसको रीड करना अपनी एनसीईआरटी बुक से अच्छे से। उसके बारे में एडवांस स्टेज पे जब रीड करेंगे तो इनके बारे में और भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।